नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार गुरावा हाजिर हूँ आज आपके लिए नए YouTube वीडियो में। और पूर्व में हमने संधि के वीडियो डाले। संधि के बाद में हमने कुछ लोगों की डिमांड रही और डिमांड के अनुसार हमने वीडियो डाले। हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 के एक वीडियो डाला है। उसके बाद में कुछ लोगों ने ये भी कहा कि साहब पहले आप एक वीडियो ज्योग्राफी का भी डाल दीजिए। इसीलिए आज उनकी मांग के आधार पर एक ज्योग्राफी का वीडियो भी मैं डाल रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो आज हम लेते हैं एक विश्व के भूगोल का टॉपिक है और ये टॉपिक कक्षा 12 में विशेष रूप से उपयोगी है। कक्षा 12 का जो पाठ संख्या 2 है, उस पाठ संख्या 2 को पढ़ाने से पहले अगर ये वीडियो विद्यार्थी देख लेते हैं तो वह पाठ संख्या 2 विद्यार्थियों को अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। और जो मैं टॉपिक लेने वाला हूँ उस टॉपिक में से लगभग जो इंडिया लेवल की परीक्षाएं होती है, कंपटीशन की परीक्षाएं, उन परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अपने टॉपिक का नाम है अक्षांश व देशांतर रेखाएं। अक्षांश व देशांतर रेखाएं। अक्षांश व देशांतर रेखाएं, ये टॉपिक है अपना आज का। अक्षांश रेखा कौन सी होती है, देशांतर रेखा कौन सी होती है, कितने अक्षांश होते हैं, कितने देशांतर होते हैं, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। और अगला एक टॉपिक इसमें और है, वह है ताप कटिबंध। ताप कटिबंध, कितने ताप कटिबंध होते हैं, इस टॉपिक को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जिसमें से लगभग कंपटीशन की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो देखिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए दोस्तों, आप सबको पता है कि अपनी पृथ्वी की आकृति कैसी है। आप सब लोग ये बात जानते होंगे कि हमारी पृथ्वी की आकृति है, वो पृथ्वी की आकृति गोल है। पृथ्वी कैसी है, अपने पृथ्वी की आकृति है गोल। तो देखिए मैं यहाँ बना देता हूँ। अगर पूरी गोल ना बने तो आप गोल समझ लेना, क्योंकि हाथ से बनाने में पूरी गोल नहीं बन पाएगी। मैंने मुंह से बोल के बता दिया है कि पृथ्वी की आकृति गोल होती है। ये पृथ्वी की आकृति गोल है, ये हमारी पृथ्वी है। अब इस पृथ्वी में देखिए, पृथ्वी की आकृति गोल हो गई। इसमें बीचों बीच में एक रेखा गुजरती है। ये बीचों बीच में एक रेखा गुजर गई। ये बीचों बीच में जो रेखा गुजर रही है, इस रेखा का नाम है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसका क्या नाम है दोस्तों, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और इसी रेखा का दूसरा नाम है भूमध्य रेखा। इसी रेखा का तीसरा नाम है विषुवत रेखा। देखिए दोस्तों, ये जो रेखा है भूमध्य रेखा, नाम से स्पष्ट है। भूमध्य, भू यानी धरती, मध्य यानी बीच में, यानी ये बीचों बीच में है। भूमध्य रेखा हमारी पृथ्वी को 2 अर्धवर्ताकार भागों में विभाजित करती है। अर्धवर्ताकार से मतलब एक आधा वृत्त तो ऊपर की तरफ बन गया और एक आधा वृत्त नीचे की तरफ बन गया। ऊपर जो आधा वृत्त बना, उस आधे वृत्त को बोलेंगे हम उत्तरी गोलार्ध, और नीचे की तरफ जो आधा वृत्त बना, इसको बोलेंगे हम दक्षिणी गोलार्ध। तो देखिए भूमध्य रेखा, हम ये बात कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा हमारी पृथ्वी को 2 अर्धवर्ताकार भागों में विभाजित करती है।
उत्तर वाला भाग है वो उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और दक्षिण वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। और भूमध्य रेखा के 3 नाम हैं, एक तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, दूसरा भूमध्य रेखा और तीसरा विषुवत रेखा। ये तीनों इसी के नाम हैं। इसके बाद में ऊपर की तरफ एक रेखा इधर और आती है, वो है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ऊपर की तरफ है इसलिए उत्तरी अक्षांश, ऊपर की तरफ है तो उत्तरी अक्षांश, और इधर नीचे की तरफ भी है, यह है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। देखिए दोस्तों, हमने देखा ऊपर भी 23.5 है और नीचे भी 23.5 है। ध्यान देने की बात यह है, ऊपर जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। और नीचे 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश जो रेखा है इसको बोलते हैं मकर रेखा। अब देखिए दोस्तों, ज़्यादातर होता क्या है, यहाँ पर ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि 23.5 डिग्री उत्तर वाली क्या होगी और 23.5 डिग्री दक्षिण वाली रेखा क्या होगी। तो इस कन्फ्यूजन को आज दूर कर देते हैं हमेशा के लिए। देखिए, अपन कक्का लिखते हैं, कक्का में क्या होता है, पहले क्या आता है तो ऊपर की तरफ पहले क्या आएगा, तो क्या का मतलब पहले कर्क रेखा आएगी और नीचे बाद में मकर रेखा आएगी। इस बात का ध्यान रखना है हमेशा के लिए। ऊपर वाली जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है उसको बोलेंगे हम कर्क रेखा, और नीचे वाली 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश है उसको बोलेंगे हम मकर रेखा। और देखिए, इसके बाद में ऊपर की तरफ यहाँ पर एक रेखा और आती है जिसका अक्षांश होता है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश इसको। और इधर है, इसको बोलेंगे आर्कटिक व्रत, आर्कटिक व्रत, और इसको बोलते हैं एंटार्कटिक व्रत, एंटार्कटिक व्रत। यहाँ पर है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अब देखिए, ऊपर वाला जो व्रत है उसको बोलेंगे आर्कटिक व्रत, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। नीचे है एंटार्कटिक व्रत, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। और उसके बाद में यहाँ पर है 90 डिग्री, यहाँ पर आएगा 90 डिग्री और यहाँ पर भी आएगा 90 डिग्री। ये ध्रुव है, ध्रुव, यहाँ पर ध्रुव है। ध्रुव की विशेषता होती है कि यहाँ पर 6 महीने के दिन रात होते हैं, 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। आपको बता दें, हम पढ़ रहे हैं अक्षांश रेखा, तो अक्षांश रेखा की बात कर रहे हैं हम। अक्षांश रेखा हमारी पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व की ओर वर्ताकार रूप से खींची गई काल्पनिक रेखाओं को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इन अक्षांश रेखाओं की संख्या, अक्षांश रेखाओं की संख्या की बात करें तो देखिए, यहाँ से 0 डिग्री है, 0 डिग्री से 90 ऊपर गई, 90 नीचे गई, तो कितनी हो गई। अक्षांश की बात करें, अक्षांश कितने हैं, तो अक्षांश तो हो गए पूरे 90 तो ऊपर, 90 नीचे और प्लस एक 0 डिग्री वाला, ये हो गए 181। अगर अक्षांश की बात करें तो अक्षांश तो हो गए 181। और यदि अक्षांश रेखाओं की बात करें, अक्षांश रेखा कितनी है, अक्षांश रेखाओं की बात की जाए तो अक्षांश रेखाएं हैं, इनमें से 2 बाकी निकल जाएगी। बाकी क्यों निकलेगी, क्योंकि यहाँ पर अक्षांश ही है, यहाँ पर रेखा नहीं है, और यहाँ भी अक्षांश ही है, यहाँ पर कोई रेखा नहीं है, इसलिए 2 बाकी निकाल देंगे। 181 में से 2 बाकी निकालेंगे,
बच गए 179। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछा जाता है। जो कंपटीशन लेवल की परीक्षाएं होती हैं उन परीक्षाओं के अंदर इस प्रकार के प्रश्न को पूछने की संभावनाएं बहुत अधिक रहती है। इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना। यदि आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी पर अक्षांश कितने हैं, तो अक्षांश तो हैं 181, क्योंकि यहाँ 90 वाला भी काउंट होगा और इधर 90 वाला भी काउंट होगा। ये तो है अक्षांश। तो कुल अक्षांशों की संख्या, हमारी पृथ्वी पर कुल अक्षांशों की संख्या तो है 181। और यदि अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछी जाए तो अक्षांश रेखाओं की संख्या की बात करें तो ये 2 कम हो जाएंगे 181 में से। 2 कम क्यों होंगे? इसका कारण है कि 90 डिग्री है वो रेखा नहीं है, ये केवल अक्षांश है। और यहाँ पर 90 डिग्री ये भी केवल रेखा नहीं है, अक्षांश है। इस कारण से इसको अक्षांश हो गए अपने 181 और अक्षांश रेखा हो गई 179 यानी 179। इस प्रकार से हमने अक्षांश रेखाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। अब अक्षांश रेखाओं के अलावा हमारी पृथ्वी पर कुछ देशांतर रेखाएं भी खींची गई है। पहले आपको अक्षांश रेखाओं के बारे में और बता देते हैं कि जो अक्षांश रेखाएं हैं ये और किस काम में आती है। अक्षांश रेखाओं के अलावा देखिए आप, जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, ये क्या है? ये अपना सूर्य है, सूरज, ये सूर्य है, ये है सूर्य। अक्षांश रेखाएं हैं, वो अक्षांश रेखाएं ताप कटिबंधों का भी निर्धारण करती है। अपने 3 ताप कटिबंध होते हैं। कितने होते हैं? 3। तो देखिए अक्षांश रेखाओं से ही ताप कटिबंधों का निर्धारण होता है। अक्षांश रेखाओं से ही ताप कटिबंधों का निर्धारण होता है। कैसे? आपको समझा रहे हैं। यहाँ देखिए ये सूर्य है, सूर्य की किरणें आएगी तो आप ये देखिए कि सूर्य की किरणें कहाँ पर सीधी गिरेगी। देखिए सूर्य की किरणें आएगी, वो सूर्य की किरणें गिरेगी सबसे सीधी भूमध्य रेखा पर गिरेगी। ये जो भूमध्य रेखा है, आपको पता है कि जहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी गिरती है उस भाग में गर्मी अधिक होती है। इसलिए भूमध्य रेखा के आसपास के जो इलाके हैं उन इलाकों में गर्मी की अधिकता होती है और गर्मी की अधिकता होने के कारण इस कटिबंध को हम उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। ये कहाँ से कहाँ तक का इलाका आएगा? तो देखिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक का इलाका है, ये उष्ण कटिबंध में शामिल किया जाएगा। कौन सा इलाका? जो मैंने लाल लाइन खींच दी है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक का जो इलाका है वो किस में माना जाएगा? ये माना जाएगा उष्ण कटिबंध में। तो पहला जो कटिबंध आया अपने पास निकल करके, कटिबंधों की बात चल रही है, ताप कटिबंध कितने हैं? तो अपने 3 ताप कटिबंध है। पहला है उष्ण कटिबंध। कौन सा है? उष्ण कटिबंध। पहले कटिबंध की बात कर लेते हैं। पहला कटिबंध आ गया अपने पास में उष्ण कटिबंध। देखिए उष्ण कटिबंध कहाँ से कहाँ तक हो गया? उष्ण कटिबंध अपना हुआ 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक। हम लिख देते हैं कहाँ से कहाँ तक हुआ? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक। ये कौन सा कटिबंध हुआ? ये हो गया अपना उष्ण कटिबंध। हमने कितने ताप कटिबंधों में माना? 3 ताप कटिबंध माने हमने। 3 में से पहला है उष्ण कटिबंध। देखिए सूर्य था, सूर्य की किरणें जहाँ जिस भाग में सीधी गिर रही थी उस भाग में गर्मी अधिक थी और गर्मी की अधिकता होने के कारण इस कटिबंध को हमने माना था उष्ण कटिबंध में। ये तो हो गया एक कटिबंध। कटिबंध नंबर 2, दूसरा कटिबंध कौन सा होगा? एक कटिबंध हो गया उष्ण कटिबंध। दूसरे कटिबंध की बात कर लेते हैं। दूसरा कटिबंध कहाँ आएगा? देखिए यहाँ से
ये सूर्य की किरणें इधर आएगी, ये तिरछी हो जाएगी, इधर आएगी तो सूर्य की किरणें इधर गिरेगी तो ये तिरछी हो जाएगी, और तिरछी होने के कारण से ये जो भाग बच गया, इस भाग में न अधिक गर्मी होगी न अधिक सर्दी होगी, इसलिए इस भाग को हम कहेंगे शीतोष्ण। शीत प्लस उष्ण, न अधिक गर्मी और न अधिक सर्दी। तो कौन सा भाग होगा? वो भाग होगा ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, और नीचे की बात करें तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर के 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक। इसको मैं सर्किल कर देता हूँ। ये देखिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के यहाँ तक है, ये गोले कर रहा हूँ मैं। ये वाला जो इलाका होगा, जो मैंने गोले करे हैं, ये वाला जो इलाका होगा, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे शीतोष्ण कटिबंध। तो दूसरा जो कटिबंध आया उसका नाम लिख देते हैं शीतोष्ण। शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध में कहाँ से कहाँ तक आता है? शीतोष्ण कटिबंध में आएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक। ये वाला जो इलाका आएगा वो रहेगा शीतोष्ण कटिबंध में। ये रहेगा शीतोष्ण कटिबंध में। हमने 2 ताप कटिबंध पढ़ लिए हैं। पहला पढ़ा हमने उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध हमने आपको बताया है कि उष्ण कटिबंध 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक माना जाता है। दूसरा जो कटिबंध हमने देखा वो है शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण का मतलब होता है न अधिक गर्मी न अधिक सर्दी। इसको शीतोष्ण और समशीतोष्ण भी कहते हैं। ये जो है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और नीचे की तरफ बात करें तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर के 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक माना जाता है। उसके बाद में देखिए आगे क्या होता है, सूर्य की किरणें इधर ये ध्रुव आ जाते हैं। ध्रुवों की तरफ सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती है या कम पहुंच पाती है, इसलिए इस भाग के अंदर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है, अर्थात यहाँ इस भाग में बर्फ़ ही बर्फ़ जमी रहती है। ये भाग है, इसमें बर्फ़ ही बर्फ़ जमी रहती है। तो तीसरा जो कटिबंध आया उस तीसरे कटिबंध का नाम है अपने पास में, तीसरा कटिबंध है शीत कटिबंध। तीसरा कटिबंध कौन सा हो गया? शीत कटिबंध। अब शीत कटिबंध की बात कर लें तो शीत कटिबंध कहाँ से कहाँ तक माना जाएगा? तो शीत कटिबंध है वो माना जाएगा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से उत्तरी ध्रुव तक। ध्रुव कौन सा है? ये वाला इलाका है वो उत्तरी ध्रुव कहलाएगा। ये वाला जो इलाका है वो दक्षिणी ध्रुव कहलाएगा। और ध्रुव की विशेषता होती है ध्रुवों पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। तो शीत कटिबंध कहाँ से कहाँ तक हुआ? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से उत्तरी ध्रुव तक, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से दक्षिणी ध्रुव तक। यहाँ तक का जो इलाका होगा वो शीत कटिबंध में माना जाएगा। अब तक हमने अक्षांश रेखाएं पढ़ ली हैं। अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, अक्षांश कितने हैं और ताप कटिबंध कितने हैं, इनका हमने विस्तार से अध्ययन कर लिया है। और अब देखिए इसके अलावा क्या है, देशांतर रेखाएं और हैं। तो देशांतर रेखाएं कहाँ खींची जाती है? देशांतर रेखाएं देखिए उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाते हुए
जो रेखाएं खींची जाती है उनको हम कहते हैं देशांतर रेखाएं। ये देशांतर रेखाएं हैं, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए खींची जाती है। और ये क्या होता है, इधर वाला भाग है वो है पश्चिम, इधर वाला भाग है वो है पूर्व, इधर वाला है वो है उत्तर, इधर वाला भाग है वो है दक्षिण। इसको एक बार मैं दोबारा से बना देता हूँ क्योंकि इसमें आपके समझ नहीं आ रहा होगा कि कहाँ पर क्या है। तो एक बार ये दोबारा से बना देता हूँ इसको, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि अक्षांश रेखाएं किधर हैं और देशांतर रेखाएं किधर है। इनका हम विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। तो मैं दोबारा से एक बार ग्लोब को बना देता हूँ और दोबारा से उस समझने का प्रयास करते हैं। ये अपने पृथ्वी बना दी और पृथ्वी में ये हमने खींची थी भूमध्य रेखा, ये खींची थी हमने कर्क रेखा, और ये खींची थी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। यहाँ पर 90 डिग्री था, यहाँ पर 66.5 डिग्री उत्तरी था, यहाँ पर 23.5 डिग्री था, यहाँ पर 0 डिग्री था, और यहाँ पर 23.5 डिग्री था, यहाँ पर 66.5 था, और यहाँ पर 90 डिग्री, ये मान लीजिए। अब देखिए, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली इन रेखाओं को हमें देशांतर रेखाएं कहते हैं। अब ये देशांतर रेखाएं संख्या में कितनी होती है, देखिए इधर उत्तर की तरफ ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया, और इधर वाला इलाका पूर्व हो गया। तो देखिए ये इधर होती है 180 और इधर होती है 180, अर्थात कुल होती है 360। पश्चिम में 180 और पूर्व में भी 180। जैसे मान लीजिए अपने पास में कोई भी वर्त होता है, इस वर्त की बिंदु पर कितने डिग्री के कोण बन सकते हैं लास्ट, तो इसमें 360 के बन सकते हैं भाई। यहाँ से यहाँ तक तो 180 का बन गया, ये कोण है वो 180 का है, 180 को ऊपर वाला, तो कुल मिला के इस वर्त में 360 कोण बन सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर देशांतर रेखाओं की संख्या भी कितनी है, ये 360 है। और देशांतर रेखाएं हैं वो किसी स्थान विशेष का समय ज्ञात करने के काम में आती है। मान लीजिए हमें ये दे दी लोकेशन कि यहाँ पर कोई शहर है, मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं कह देता हूँ यहाँ पर जयपुर है, 1 मिनट के लिए है, नहीं बता रहा हूँ भाई, मान लीजिए यहाँ पर है। अगर इसकी लोकेशन दी हुई होगी आपको, ये भाई 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 66.5 डिग्री दक्षिण उत्तरी अक्षांश से, और फिर बाद में यहाँ पर देशांतर भी दे दिया जाएगा, तो ये स्थान का फिक्स लोकेशन पता चल जाती है इसके माध्यम से। तो ये हमने देखा आज अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। अब देखिए मैंने बताया था कि भाई जो दूसरा पार्ट है ज्योग्राफी का कक्षा 12 के अंदर, उसमें ये उपयोगी कैसे है, क्योंकि उसमें अलग अलग जातियों का वर्णन दे रखा है कि कौन सी जाति कहाँ रहती है, कौन से निवासी कहाँ रहते हैं, उनका खान पान कैसा है, तो उनका पता हमें कैसे चलेगा, उनका पता हमें चल जाएगा अक्षांश रेखाओं के सहारे। ये अक्षांश रेखाओं के सहारे भाई कौन सी जगह पर कौन सी जनजाति रहती है, वहाँ के लोग क्या खाते होंगे, क्या पीते होंगे, कैसे रहते होंगे, इस बारे में हमने आज थोड़ा सा अध्ययन किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद आपको ये टॉपिक कुछ समझ में आया होगा। और यदि ये टॉपिक आपको समझ में आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहे।